बात करते हैं आस्था के समागम की। बस कुछ ही पलों के बाद सनातन के सबसे बड़े मेले का शुभारंभ हो जाएगा। वो महाआयोजन जिसकी तैयारी के लिए योगी टीम ने दिन रात एक कर दिया है। प्रयागराज के संगम पर साधु संतों और नागा अघोरियों की अलौकिक मौजूदगी ने पूरे माहौल को दिव्यता से भर दिया है। प्रयागराज का हर कोना सुसज्जित है और योगी सरकार की तैयारियों ने भक्तों का दिल जीत लिया है। 144 साल बाद प्रयाग की धरती पर आयोजित हो रहा यह महाकुंभ अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार है। महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पूरे देश की निगाहें अब प्रयागराज पर टिक गई हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर साधु संतों और नागा अघोरियों की भव्य मौजूदगी से माहौल अलौकिक हो चुका है। महाकुंभ की शुरुआत और पहले शाही स्नान में भी कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है और इसकी भव्यता से पूरा प्रयागराज एक दिव्य ज्योति की तरह सुसज्जित हो गया है। इस बार का महाकुंभ भारत की संस्कृति, भव्यता के साथ साथ प्रशासनिक कुशलता का भी प्रतीक बनने जा रहा है। करीब 1 महीने तक महाकुंभ में साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। इस बार सीएम योगी ने शाही स्नान को अमृत स्नान का नाम दिया है। जब भी शाही स्नान होता है तो साधु संत सबसे पहले नदियों में स्नान करते हैं। 14 जनवरी को सुबह 6:15 पर शुरू हो जाएगा अमृत स्नान। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा ही करेगा अमृत स्नान। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ सहयोगी अटल अखाड़ा मौजूद रहेगा। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा एक साथ स्नान करेंगे। फिर जूना, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा अमृत स्नान करेंगे। सभी अखाड़ों को 40 मिनट का समय स्नान करने के लिए मिलेगा। महाराज जी, प्रथम स्नान करने का मौका मिला है महानिर्वाणी अखाड़े को। जी हाँ, पहला स्नान है सुबह 4 बजे का। बहुत अच्छा लग रहा है। कहा जा रहा था इस बार की पहले जूना अखाड़ा जा सकता है। नहीं, अब महानिर्वाणी जाएगा। यानी परंपरा बदली नहीं गई। नहीं गई, आज तक नहीं बदली, ना आगे बदलेगी। अखाड़े खुश हैं? अखाड़ा खुश हो। विवाद थोड़ा चल रहा था इस बीच। कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी चाहते थे कि जूना अखाड़ा, जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसे पहले स्नान करने का मौका मिले। इसके पीछे तर्क था कि जूना अखाड़ा में सबसे ज्यादा साधु सन्यासी हैं और 40 मिनट का वक्त उनके लिए कम पड़ता है। लेकिन बाद में अमृत स्नान को लेकर संतों में सहमति बन गई। देखिए, मैंने काफी प्रयास किया था, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण नहीं हो पाया। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अगला स्नान जो अखाड़े को हम कराएंगे, क्योंकि जिन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है, जनहित के लिए काम किया है, SC ST OBC को लिया है, मैं समझता हूँ उनको समय नहीं मिलता है। मुझे खुद पीड़ा, मुझे खुद दुख है, मुझे खुद कष्ट है। वो 40 मिनट में लाखों की संख्या जो जनता उनके साथ है, उनको स्नान कैसे कराएगी। साधु संतों के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान के साथ श्रद्धालु ध्यान, पूजा पाठ और भजन कीर्तन में लीन हैं। संगम क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सनातन का सबसे बड़ा पर्व यानी कि महाकुंभ मात्र 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। खुद संगम नगरी प्रयागराज में जी न्यूज मौजूद है, जो आपको अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग महाकुंभ के दिखा रहा है। योगी सरकार ने जो आदेश दिए थे वो तकरीबन पूरे हो चुका है। एक तरफ देखिए, ये प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 की अद्वितीय तैयारियां की गई हैं। इस बार का महाकुंभ इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है और करोड़ों श्रद्धालु इसके गवाह बनने जा रहे हैं। योगी की अभूतपूर्व तैयारियों से भक्त भी गदगद हैं। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा। आप लोग को लग रहा है कि जो वादे पूरे किए गए थे योगी सरकार की तरफ से, खुद योगी जी 6 बार यहाँ पर आ चुके हैं, लग रहा है सब कुछ पूरा हो चुका है? बिल्कुल पूरा हो चुका है। कैसी तैयारी अंदर की? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तैयारी है। बहुत अच्छी तैयारी है। मुझे लगता है कि मैडम पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था, पिछले कुंभ में आया था, अब भी आया हूँ। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और 12 साल से पिछले से बहुत अच्छा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार इस ऐतिहासिक आयोजन को एक नई ऊंचाई देने के लिए जुटी हुई है। इस बार का महाकुंभ ऐसा अनुभव होगा जो हर श्रद्धालु को हमेशा याद रहेगा।
महाकुंभ से प्रमोद शर्मा और अनुपमा झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तीर्थराज संगम पर कल से भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस वक्त प्रयागराज सुरक्षा का दुर्ग बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने सनातन के सबसे बड़े मेले को सुरक्षित और अभूतपूर्व बनाने के लिए हर संभव कोशिश की है। जांच और सघन तलाशी के लिए प्रयागराज में 102 फ्रंट बनाए गए हैं। महाकुंभ एरिया समेत पूरे प्रयागराज की सुरक्षा के लिए 50,000 जवान मुस्तैद हैं। योगी के ये योद्धा 24 घंटे महाकुंभ की निगरानी करेंगे। चप्पे चप्पे पर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सैकड़ों चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से हर पल पैनी नजर रखी जा रही है। इस पवित्र आयोजन को खतरा पहुंचाने की कोशिश करने वालों का अंजाम तय है। प्रयागराज का महाकुंभ अब सिर्फ आस्था का संगम नहीं बल्कि सुरक्षा का अभेद किला बन चुका है। महाकुंभ में सिक्योरिटी का ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया है जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। कुछ ही घंटे बाद महाकुंभ शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले फाइनल प्लानिंग को चेक किया गया। पहले एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की। अपने हाईटेक डिवाइस से एनडीआरएफ की टीम ने संगम के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैयारियों को परखा। उसके बाद एसडीआरएफ भी पानी में उतरी और एनएसजी यूपी पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों को पानी में सुरक्षा घेरा बनाने में मदद की। महाकुंभ की सुरक्षा आसमान से भी की जा रही है। जमीन पर भी तैयारी कुछ कम नहीं है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। एनएसजी एनडीआरएफ के कमांडोज ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। आतंकी या बम हमले से निपटने के लिए इसकी रिहर्सल की। एटीएस कमांडो का आतंकी घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल चल रहा है। ये देखेंगे एक के बाद एक एटीएस जो जवान है, कमांडो है, वो एक दूसरे को कवर करते नजर आए। इनके हाथ में शॉट गन भी है, AK-47 राइफल्स भी है और बुलेट प्रूफ इनकी जैकेट के साथ साथ दूसरी और कवर करने वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये शॉट गन भी है, देखिए कोई AK-47 थामे नज़र आ रहा है, तो ये शॉट गन के सहारे यहाँ तैनात है। एक दूसरे को कवर देने के लिए ये तैनाती नज़र आ रही है। देखिए पीछे पीछे तस्वीर देखिए, सबके पीछे जो हेलमेट है उस पर बाकायदा इनका जो कोड है वो लगा हुआ है। एनएसजी के कमांडो ने MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लॉक 17 जैसे हथियारों से लैस रहते हैं, जिनके जरिए वो गड़बड़ी फैलाने वालों का पल भर में काम तमाम कर सकते हैं। ये एनएसजी के जवानों के पास MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लॉक 17 और एनएसजी आगे आगे पीछे पीछे UPATS है। बहुत लंबी दूरी मारक क्षमता वाले इनके पास पिस्टल और AK-47 राइफल्स हैं। ये जल के रास्ते यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी भी सिचुएशन से निपटने में इनको दक्षता और महारत हासिल होती है। पीछे आप देखेंगे तो हर एक जवान के पीछे हेलमेट पर हर एक कोड लिखा हुआ है। एक दूसरे को कमांड देते हैं और इनकी जो जोड़ी होती है वो 2-2 में होती है। केमिकल अटैक से निपटने के लिए एनडीआरएफ के शूरवीरों ने भी अपनी तैयारियों को परखा। कितनी जल्दी और कारगर तरीकों से ऐसे हमलों से निपटा जाए, इसकी तैयारी की गई। जिस तरीके से यदि कोई टेररिस्ट जैसी घटना होती है तो उसको किस तरीके अंजाम दिया जाए। और बार ब्लास्ट हुआ है बहुत, ये देखिए लगातार ये धमाके हो रहे हैं और अंदर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये तस्वीर आपको आवाज की नजर आएगी। योगी सरकार ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सकुशल घर वापसी का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एनएसजी ATS यूपी पुलिस के साथ मिलकर महाकुंभ में हर संभावित खतरे को टालने के लिए हर लेवल पर निगरानी कर रहे हैं। ये जाबाज राइफल्स, नाइट विजन डिवाइस और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। हाई राइज बिल्डिंग से लेकर कुंभ मेला क्षेत्र तक हर कोने पर इनकी निगरानी है। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी, जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं।
प्रयागराज में तो चप्पे चप्पे पर पहरा ही है। इसके साथ ही यूपी से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। महाकुंभ की शुरुआत से पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। इस मीटिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दुश्मनों के लिए साफ संदेश है, अगर महाकुंभ में इस पवित्र आयोजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो खैर नहीं। यहाँ हर योद्धा सतर्क है, हर आंख चौकन्ने है। महाकुंभ न सिर्फ आस्था का पर्व है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा शक्ति का जीवंत प्रमाण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाकुंभ की पवित्र भूमि पर वक्फ बोर्ड के दावे से सनातन सेना में उबाल है। महाकुंभ की शुरुआत से ठीक पहले संतों में जबरदस्त आक्रोश है। यह आक्रोश है उन ताकतों के खिलाफ जो सनातन धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वक्फ बोर्ड के दावों को संतों ने साजिश करार दिया है। महाकुंभ में वक्फ का विवाद छेड़कर कैसे धार्मिक माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है, इस पर देखिए महाकुंभ से संत संग्राम। तांडव न तो होगा, इसी में वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा। इसी महाकुंभ में मुर्दा हो जाएगा वक्फ बोर्ड। लोग इतिहास में पढ़ेंगे वक्फ बोर्ड हुआ करता था। ये जय घोष है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। ये आक्रोश है सनातन के खिलाफ साजिश को लेकर। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। कुछ ही घंटे में कुंभ का पहला स्नान शुरू हो जाएगा, लेकिन इसी बीच वक्फ विवाद एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। जब से मौलानाओं ने महाकुंभ की धरती पर वक्फ बोर्ड का दावा किया, तब से संतों में भारी उबाल है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों के दिल में धधक रही आग एक बार फिर भड़क गई। संत महात्मा लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसे बयान कतई बर्दाश्त तो नहीं किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड का इसी महाकुंभ में मुर्दा हो जाएगा। वक्फ बोर्ड लोग इतिहास में पढ़ेंगे वक्फ बोर्ड हुआ करता था। 2013 में हम लोगों ने धर्म संसद किया इसी महाकुंभ में। हम लोगों ने आदेश दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, और जब तक हम लोग बन गए और अभी जब तक आदेश हटेगा नहीं तब तक रहेंगे। वैसे आपकी बार एजेंडा, अब की एजेंडा सबसे बड़ा एजेंडा वक्फ बोर्ड खत्म होगा, सनातन बोर्ड लागू होगी, सारी जमीनें सनातन बोर्ड में ट्रांसफर करेंगे और मोदी जी और योगी जी करेंगे। महाकुंभ में वक्फ बोर्ड की जमीन के दावे के बाद धार्मिक माहौल गर्मा गया है। इस दावे ने संत समाज को भड़का दिया है और उन्हें गहरी ठेस पहुंचाई है। संतों ने अब खुली चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। कौन सा वक्फ बोर्ड है? देश का, हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड। अरे हमारे सामने हिंदुस्तान में नहीं रहते। सुनो एक बात सुनिए मेरी, जे हिंदुस्तान सनातनियों का है, जे प्रयागराज का पहला महाकुंभ मेला है और बकर बोर्ड का लास्ट कुंभ मेला है। जे अरे कैसे कर देंगे? अरे करेंगे जब तक सुन लीजिए वक्फ बोर्ड पे किसी की नहीं चलती है। उसके अपने नियम कानून होते हैं महाराज जी। अरे हम नागा साधु हैं। अखाड़े के हिसाब से नहीं चलते। अरे हम नागा साधु हैं, मोदी जी हमारे साथ हैं। बकर बोर्ड क्या? बकर बोर्ड जो बकर बोर्ड के कहते हैं ना, जिस जगह पे बैठे हैं वक्फ बोर्ड तो कहता है ये जमीन भी हमारी है। कौन कह रहा? सामने तो आए हमारे, उसको गंगा जी में नाम बहा देंगे। संतों की हुंकार ने यह साफ कर दिया कि महाकुंभ सनातन का पवित्र आयोजन है। इसमें वक्फ जैसे विवाद कतई बर्दाश्त तो नहीं किए जाएंगे। सनातन धरती है और सनातन में मिलनी चाहिए। बकर बोर्ड खत्म होना चाहिए। ये त्रिशूल लेके खड़े हो गए आप तो। ये त्रिशूल बकर बोर्ड के लिए है, बकर बोर्ड को खत्म करने के लिए। सनातन धर्म। ये हाथों में क्या पहन रखा है? ये नाग हमारे इष्ट देव है। किसको डस लेंगे? ये बकर बोर्ड को डसेंगे, बकर बोर्ड डसेंगे, बकर बोर्ड को डसेंगे नाग हमारे। संतों ने दो टूक कहा कि वक्फ जैसे विवाद महाकुंभ में कतई बर्दाश्त तो नहीं किए जाएंगे। महाकुंभ की धरती को वक्फ की जमीन बताकर सनातन के सबसे बड़े मेले को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये जमीन सनातन धर्म की है और महाकुंभ यहाँ शान से आयोजित होगा। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। तो प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने वाला है, लेकिन आस्था के इस पावन आयोजन पर सियासी फसाद भी तेज हो गया है। मुस्लिमों के एंट्री पर रोक और वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर संतों और नेताओं में टकराव गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने तो कह दिया है कि मुस्लिम कुंभ में आए और शिव की आराधना करें। अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ में पाप वाला बयान देकर संग्राम छेड़ दिया है। प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन महाकुंभ के महाआयोजन में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन को लेकर छिड़ा घमासान और तेज हो गया है।
अब बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा है कि मुस्लिम भी कुंभ में जाएं, लेकिन उससे पहले गंगा में डुबकी लगाएं और भगवान शिव की आराधना करें। वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए संगीत सोम ने कहा कि महाकुंभ में वक्फ की जमीन नहीं है, अगर होगी भी तो वो पाकिस्तान में होगी। नहीं, मैं उस फेवर में हूं कि मुस्लिमों की एंट्री तो हो, लेकिन मुस्लिम जाएं और जाके पहले गंगा जी में डुबकी लगाएं। वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है, वक्फ की अगर कोई संपत्ति होगी तो वो पाकिस्तान में होगी। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर जारी घमासान में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की सियासत का आरोप लगाते हुए महाकुंभ आयोजन पर सवाल उठाया है। सुमैया का आरोप है कि बीजेपी मुसलमानों से मुक्त कुंभ बनाना चाह रही है। हमारे समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान साहब उसके जिम्मेदार थे, एक बड़ा और बहुत सफल कुंभ हुआ था और हमने उस कुंभ को सफल बनाने में कहीं पे नफरत का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नफरत के आधार पर ही खड़ी हुई है, तो वो इस तरीके की बातें करके सिर्फ लोगों के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी एक बयान ने घमासान बढ़ा दिया है। जिस राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है, उसी राज्य में विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने कहा है कि जो लोग पाप करते हैं वो अपने पाप धोने के लिए महाकुंभ जाते हैं। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। आपको याद होगा, इससे पहले आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने भी पाप वाला बयान दिया था, जिसके बाद संत समाज उन पर भड़क उठा था। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। दरअसल भारतीय अखाड़ा परिषद ये प्रस्ताव पास कर चुका है कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री मिलेगी, जिसके बाद से इस पर संतों और मौलानाओं में टकराव बढ़ता जा रहा है और अब तो इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन विवाद के बावजूद संगम पर आस्था का उत्साह चरम पर है। लाखों श्रद्धालु संगम की निर्मल धारा में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। साधु संतों के अखाड़े और अमृत स्नान की तैयारियों ने माहौल को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जारी ऑपरेशन लंगड़ा की, जिसमें योगी की फोर्स ने अलग अलग जिलों में ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कई कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनमें कई बदमाश ऐसे थे जो बड़े गिरोहों से जुड़े हुए थे और उन पर हजारों का इनाम घोषित था। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। योगी फोर्स का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। यूपी के अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें देखिए, जहां यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कई इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। मेरठ में 40 लाख की लूट को अंजाम देने वाले बदमाश को पैर में गोली मारी। कानपुर में 3 नामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए। राजधानी लखनऊ में 15 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में श्रद्धालुओं से लूटपाट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। औरैया में गैंगस्टर राजदीप राजावत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और महाराजगंज में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। सबसे पहले मेरठ में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत घर में 40 लाख के लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोपी विशाल को घटना के 36 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि विशाल और उसके साथियों ने मिलकर लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। जागती स्टेशन के पास गोल चक्कर है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर बाद ये पुलिस को ये आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रोकने का इशारा किया तो इसने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया है, जहाँ इसका उपचार किया जा रहा है। इसके पास से हमें एक बैग मिला जिसमें कुछ आभूषण और नकदी है। कानपुर में भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने पनकी इलाके से मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
इन बदमाशों पर चोरी की घटनाओं में शामिल होने का आरोप था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, गैस कटर, इलेक्ट्रिक कटर, कॉपर वायर और ट्रांसफार्मर ऑयल बरामद किया है। राजधानी लखनऊ में योगी फोर्स ने एक बड़े गैंग पर कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने आजमगढ़, गोरखपुर और अयोध्या में लूटपाट, हत्या और जहर खुरानी की वारदातों को अंजाम दिया था और इन पर 15 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार और लूटी गई ये कार भी बरामद की है। मोहान रोड से एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई पड़ी। जब नजदीक आई तो उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। इसका पीछा टीम द्वारा किया गया और जब उसको ओवरटेक करके रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से 3 बदमाश उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके आत्मरक्षार्थ हमारी पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें से 2 बदमाश घायल हुए और एक मौके और अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। मथुरा में बाहर से आए श्रद्धालुओं से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को एक्सप्रेसवे से इन बदमाशों के आने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपियों को दबोचने की कोशिश की, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश जख्मी हुए, जो गिरफ्तारी के बाद लंगड़ाते नजर आए। महाराजगंज में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया और फिर इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश पर लूट और वाहन चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। मुखबिर की सूचना पर कोठीबार पुलिस, स्वाट व एसओजी की टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय वाहन चोर व 25,000 के इनामी जितेंद्र साहनी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से जो इसने गोरखपुर में वाहन चोरी की थी वह वाहन, इसके अलावा 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस व कुछ नकदी भी बरामद हुई है। औरैया में पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत गैंगस्टर राजदीप राजावत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में राजदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर राजदीप पर 17 से ज्यादा केस दर्ज थे और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों को चेकिंग किया जा रहा था, जब इटावा के तरफ से उल्टी रास्ता में बिना नंबर प्लेट के एक मोटरसाइकिल टीम की तरफ आया। टीम द्वारा उनको रोकने के लिए इशारा किया गया है, परंतु वो लोग नहीं माना और तेजी से गाड़ी चलाकर पुलिस टीम के ऊपर फायर भी किया। जवाबी फायर में एक अभियुक्त राजदीप पुत्र विक्रम सिंह निवासी थाना कोतवाली जनपद औरैया को दाहिने पैर में गोली लगी है। इन तस्वीरों से साफ है कि यूपी में अपराधियों की खैर नहीं। सीएम योगी कई बार ये संदेश भी दे चुके हैं कि जो अपराध करेगा उसे लंगड़ा बनकर जीना होगा और सलाखों के पीछे तो जाना ही होगा, जहां उनके एक एक गुनाह का हिसाब होगा। जी मीडिया के लिए महाराजगंज से अमित त्रिपाठी, मेरठ से पारस गोयल, कानपुर से प्रवीण पांडे और लखनऊ से अतीक अहमद की रिपोर्ट। और आइए अब बात बुलडोजर एक्शन की, जो देश के 3 अलग अलग राज्यों में देखा गया। इनमें महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक विस्तारीकरण योजना के तहत 250 से ज्यादा मकानों को गिराने का काम जारी है, जिसमें पहले दिन करीब 125 मकानों को ढहाया गया, जिसमें वहां की तकिया मस्जिद भी शामिल थी। उधर गुजरात के बेट द्वारका में अतिक्रमण करके बनाए गए 66 से ज्यादा अवैध मकान तोड़ दिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश के अमेठी में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से सामने आई, जिसमें उज्जैन में विकास की राह में रोड़ा बन रहे मकानों को नोटिस के बाद गिराया जा रहा है। द्वारका में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीले पंजे की मार से इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। यूपी के अमेठी में भी सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर ने गिरा दिया। सबसे पहले हम आपको महाकाल की नगरी उज्जैन ले चलते हैं, जहां भक्तों की बाबा में गहरी आस्था को देखते हुए महाकाल लोक विस्तारीकरण परियोजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी के तहत प्रशासन ने वहां 250 से ज्यादा मकानों को गिराने का काम शुरू कर दिया, जिसमें पहले दिन शनिवार को वहां 125 मकानों को ढहाया गया, जिसमें वहां मौजूद तकिया मस्जिद भी शामिल थी।
देखिए कैसे पीले पंजे के वार से पहले मस्जिद की मीनार को गिराया गया और फिर मस्जिद की दीवारें धराशायी हो गईं। हालांकि मस्जिद प्रशासन को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, जिससे बुलडोजर कार्रवाई में कोई बाधा नहीं आई। इस कार्रवाई से पहले वहां लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था। साथ ही बुलडोजर एक्शन से पहले वहां फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से मकान खाली करने की मुनादी भी कराई गई थी। साथ ही मकान मालिकों को मुआवजा भी दिया गया। इसमें 257 रहवासी हैं, जिसमें से 5-7 मकान पर स्टे और 20 लोगों ने करीब ने मकानों में पैसे, जो जिन व्यक्तियों ने नहीं लिए उन मकानों के पैसे उनको देने के बाद बाकी 257 सारे कवर हो जाएंगे। अभी हम 2-3 दिन जो भी कार्रवाई होगी इसमें 230 करीब संरचनाएं इसकी जद में आएंगी, जिसका विधिवत परीक्षण लिया जाएगा। उधर गुजरात के बेट द्वारका में भी अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का जबरदस्त एक्शन जारी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी इस अभियान में पहले दिन जो कार्रवाई हुई उसके बाद वहां हर तरफ इमारतों का मलबा फैला नजर आया। बताया जा रहा है कि पहले दिन 66 से ज्यादा अवैध मकान तोड़े गए, जिसमें गुरुद्वारे के सामने 14 मकान और बालापार इलाके में 52 मकान तोड़े गए। ये कार्रवाई व्यावसायिक और सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर हुई, जिससे बेट द्वारका में लगभग 12,500 वर्ग मीटर भूमि का दबाव कम हुआ और 6 करोड़ 76 लाख की सरकारी जमीन खाली कराई गई। यूपी के अमेठी में भी सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए हटाया। बताया गया कि वहां सरकारी जमीन पर रातों रात बाउंड्री वॉल बनाकर उस पर कब्जा कर लिया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने उसे गिरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब रुख करते हैं बिहार का, जहां की राजधानी पटना समेत कई शहरों में आज जमकर बवाल हुआ। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें सामने आई। दरअसल सांसद पप्पू यादव ने आज बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान किया था, मगर उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर खूब उपद्रव मचाया। देखिए ये रिपोर्ट। आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामा। आज ऐसी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई। कहीं हाथों में झंडे थामे लोग बेकसूरों पर डंडे बरसा रहे थे, तो कहीं गाड़ियों के शीशे पर जोर दिखा रहे थे। पटना से लेकर गया तक सियासी झंडा उठाए उपद्रवियों ने सड़कों और रेलवे पटरियों को जाम कर आम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। और तो और सड़क पर चलने वाले लोगों और दुकानों को भी नहीं बख्शा। राजधानी पटना के अशोक राजपथ पर प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों और गाड़ियों को तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि सारा हंगामा या कहें ड्रामा बीपीएससी अभ्यर्थियों के सपोर्ट के नाम पर किया गया। और इसके सूत्रधार थे पप्पू यादव, जो कि खुद गाड़ी की छत पर बैठकर शासन प्रशासन को खुली चुनौती देते नजर आए। पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता सपोर्ट में है। एक तरफ पप्पू यादव बिहार से लेकर केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव और गुंडागर्दी करने में जुटे थे। पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते और बीपीएससी से दोबारा परीक्षा कराने की मांग करते नजर आए। लेकर रहेंगे। जो गुंगी पहरी सरकार, जो नीतीश की सरकार है, जो छात्रों पर लाठियां चलाना जानती है, उसको मांग करने आए हैं कि गरीब गुरबा के बच्चों को बीपीएससी की परीक्षा से वंचित करने का काम जो सरकार कर रही है, इसके विरोध में आज तमाम हम लोग बिहार के सड़कों पर हैं। मित्रों, पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने बिहार सरकार के साथ साथ बीपीएससी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, तो नीतीश के मंत्री और उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने भी करारा जवाब दिया। राजनीतिक रूपी लाभ उठाने के लिए, चूंकि चुनावजीवी लोग हैं, चुनाव में लाभ उठाने के लिए, छात्रों के बीच मैसेज देने के लिए, मतदाताओं के बीच मैसेज देने के लिए कि हम सक्रिय हैं,
दरअसल ये लोग परीक्षा के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। खास बात यह है कि विपक्षी दलों ने भी पप्पू यादव और उनके उपद्रवी समर्थकों को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की नसीहत दे डाली। यूपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा जो मांग है कि री एग्जामिनेशन हो, उसके प्रति सबको गंभीरता दिखानी चाहिए और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विरोध का एक तरीका होता है, उस तरीके को सबको अपनाना चाहिए और जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, इसका सबको ख्याल रखना चाहिए। सरकार को उन चीज़ों को मान लेना चाहिए और विरोध प्रदर्शन का एक तरीका होता है। किसी भी दल को, किसी भी संगठन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक को या फिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में उन्माद फैले। कुछ दिनों पहले बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के दौरान भी पटना की सड़कों पर कुछ ऐसा ही हाल दिखा था। मगर सवाल यह है कि हंगामे के विरोध में हंगामा करना कौन सी राजनीति है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बिहार के बाद अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की, जहां हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो गई। बीजेपी ने जैसे ही करावल नगर से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा, भाईजान की पार्टी ने इस पर ऐतराज जताया और कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड तक करार दे दिया। फिर मोर्चा बीजेपी ने संभाला। एआईएमआईएम को आतंकियों और दंगाइयों को सपोर्ट करने वाली पार्टी बताया, लेकिन कपिल मिश्रा पर सवाल खड़े करने वाली एआईएमआईएम पहले ही 2 दंगाइयों को दिल्ली की लड़ाई में उतार चुकी है और तीसरे दंगाई को टिकट देने पर विचार कर रही है। दिल्ली का घमासान, अब हिंदू मुसलमान। दिल्ली चुनाव, दंगाइयों पर तनाव। 23 फरवरी 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगों की आग भड़क उठी थी। सांप्रदायिक हिंसा में 53 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस को इलाके में सड़कों को बंद कर रहे सीए विरोधी प्रदर्शनों को हटाने के लिए एक अल्टीमेटम जारी किया। सीए का विरोध करने वालों के खिलाफ मौजपुर चौक पर इकट्ठा होने को कहा था। इसे एक उकसावे वाली घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया था। हालांकि इस दंगे में कपिल मिश्रा का नाम कहीं नहीं आया था। मगर जैसे ही बीजेपी ने कपिल मिश्रा को दिल्ली के करावल नगर से उम्मीदवार बनाया, विरोधी हमलावर हो गए। खासकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के निशाने पर कपिल मिश्रा आ गए। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने तो कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड तक कह दिया। साथ ही बीजेपी पर दिल्ली में फिर से दंगे कराने की कोशिश का भी आरोप लगाया। कपिल मिश्रा के कागजों में भले ही यहाँ से वो छूट गए हो, लेकिन उसके माथे पर साफ लिखा रहता है दंगाई कपिल मिश्रा। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दोबारा से दंगे करवाने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दे रही है और ये उसका कदम बहुत ही शर्मनाक है। हैदराबादी भाईजान के दिल्ली में सेनापति शोएब जमई ने बीजेपी और उनके उम्मीदवार कपिल मिश्रा को टारगेट किया, तो कपिल मिश्रा ने भी पलटवार में देर नहीं की। उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, तो एक तरह से वो दोबारा से उसी आग को जलाना चाहते हैं जो 2020 में लगी थी। हम उन्हें ऐसा मौका देंगे नहीं इस बार वो ये कर नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस दिशा में वो इस चुनाव को मोड़ना चाहते हैं, उस दिशा में ये चुनाव हम जाने नहीं देंगे। ये चुनाव टूटी सड़कों का है, गंदे पानी का है, मैली यमुना का है, प्रदूषित हवा का है। ये चुनाव उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। ओवैसी की पार्टी कपिल मिश्रा के बहाने बीजेपी को घेरने में लगी है, लेकिन खुद एआईएमआईएम ने उन लोगों को टिकट दिया है जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, जिन्होंने दिल्ली हिंसा की आग भड़काई थी। एआईएमआईएम ने शफाउर रहमान खान को ओखला विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। रहमान जामिया एल्यूमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। दिल्ली दंगे में आरोपी हैं, फिलहाल जेल में बंद हैं। इससे पहले ताहिर हुसैन को टिकट देने पर भी विवाद हुआ था। ताहिर पहले आम आदमी पार्टी का पार्षद था। दिल्ली में दंगा फैलाने के आरोप में जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी से नाता टूट गया। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष का कहना है कि ये दंगाई नहीं बल्कि राजनीतिक बंदी हैं। अलग तरीके से इनको पेंट किया गया और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। कहीं ना कहीं इनको फंसाने की ये साजिश हुई और उसमें कामयाब रहे। एक बायस सिस्टम के ये विक्टिम है, तो अब इनको जनता के साथ एक मौका देना चाहिए। ओवैसी की पार्टी 2 दंगाइयों को तो उम्मीदवार बना ही चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब शाहरुख पठान को भी प्रत्याशी बना सकती है।
शाहरुख पठान ने दिल्ली में 2020 दंगों के दौरान मौजपुर इलाके में भीड़ पर गोली चलाई थी। उसके बाद पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्टल तान दी थी और फिर भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। फिलहाल जेल में है। ओवैसी की पार्टी तो बीजेपी को घेर ही रही है। कांग्रेस भी कपिल मिश्रा को लेकर हमलावर है। भाई भाजपा की हमेशा कोशिश रहती है कि डिवाइड एंड रूल करें और धर्म, जाति, मजहब, भाषा के ऊपर लोगों को विभाजित करें और वोट बटोरें। 2020 में दंगा हुआ था साहब, हम 2025 में हैं। किसी न्यायालय में कोई ओवैसी, कोई ताहिर हुसैन, कोई कांग्रेस और ये जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार, इसके वकील, कोई तो खड़े होके कहते हैं ना कि कपिल मिश्रा का भी कोई हाथ था दंगे में। जाहिर है दिल्ली चुनाव में दंगाई चैप्टर से चुनावी पारा गर्म है और इस मुद्दे को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। खासकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स चरम पर है। अब तो यह लड़ाई पोस्टर वॉर से आगे झुग्गी पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वादों की बरसात होने लगी है और बात पूर्वांचलियों के सम्मान तक पहुंच गई है। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना? इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। दिल्ली की सियासी लड़ाई पूर्वांचल वर्सेस झुग्गी पर आई। वोट बैंक पर तकरार, आप बीजेपी में आर पार। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग चरम पर पहुंच चुकी है। दोनों ही पार्टियां पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बताया गया है और लिखा है कि यही पूर्वांचली समाज 5 फरवरी को आपको सबक सिखाएगी। तो आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी की तस्वीर लगी पोस्टर जारी कर दावा किया है कि ये बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं। लेकिन दिल्ली की लड़ाई पोस्टर तक ही सीमित नहीं है। अब आप और बीजेपी वोट बैंक के लिए झुग्गी पॉलिटिक्स तक पर उतर आई है। बात झुग्गी वालों के हक और सम्मान की होने लगी। दोनों तरफ से वादों की बरसात होने लगी और जुबानी जंग सियासत के संन्यास तक पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के झुग्गी वालों को हक दिलाने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। झुग्गी वालों से संवाद कर रहे हैं और उनके निशाने पर अमित शाह और बीजेपी है। हमने देखा कि किस तरह से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए। पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। केजरीवाल जी है, उसमें सभी चीजें मौजूद हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1 बने। यानी दिल्ली की सियासत अब महल से झुग्गी पर आ चुकी है, जिसमें एक तरफ अमित शाह हैं जो पक्के मकान दिलाने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल जो खुद मलिक बस्ती वालों के हक में बड़ा ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की लड़ाई झुग्गी वालों पर कैसे पहुंच गई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां सेना और पुलिस के खिलाफ विद्रोह तेज होता जा रहा है। एक दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वहां 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए, जिसमें एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। वहां लूटपाट और अगजनी को अंजाम दिया गया। बलूचिस्तान के वित्त मंत्री शोएब नौशेरवानी के घर पर भी हैंड ग्रेनेड दागे गए। इस दौरान वहां बलूच शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में विद्रोह की आग तेज होती जा रही है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना और मंत्री के घर पर हमले किए। इस दौरान बलूचिस्तान के लड़ाकों ने लूटपाट और आगजनी को भी अंजाम दिया।
वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के आवाम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान के सम्मान के लिए जागरूकता रैली निकाली, साथ ही एक शांति सभा का आयोजन भी किया गया। सबसे पहले आपको बलूच विद्रोहियों के ताज़ा हमले के बारे में बता दें। बीएलए ने एक ही दिन में 3 जगहों पर हमला किया। इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जो मतसुंग इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ हथियारबंद बलूच लड़ाकों ने एक पुलिस चौकी और सीमेंट फैक्ट्री पर हमला कर दिया। इस दौरान बलूच आर्मी ने वहां आग भी लगा दी, जिससे पूरी इमारत लपटों में घिरी नजर आई। विद्रोहियों ने पुलिस चौकी पर हमले के दौरान वहां से हथियार, वायरलेस सेट और बाइक भी लूट ली। इस हमले से पहले विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के वित्त मंत्री शोएब नौशेरवानी के घर पर ग्रेनेड अटैक किया। साथ ही कलात के डिप्टी कमिश्नर के घर पर भी ग्रेनेड फेंके गए। इस हमले में एक पुलिस गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया। एक दिन पहले विद्रोहियों ने खुजदार में बैंक और थाने में लूटपाट को अंजाम दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ बीएलए की लड़ाई सालों से चल रही है और वहां आए दिन पाकिस्तानी सेना और पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी बलूच आर्मी ने तुर्बत के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 47 सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा घायल हो गए थे। जहां एक तरफ बलूच लड़ाकों के हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके शहीद लड़ाकों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। इसके लिए मतसुंग इलाके में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में बलूच नागरिक जुटे जो बाइक और कारों पर सवार थे। इस दौरान सड़क पर लोगों का सैलाब भी नजर आया। इस रैली का आयोजन बलूच मानवाधिकार संगठन ने किया था, जिसमें बलूचिस्तान के पीड़ित परिवार और आज़ादी की लड़ाई के शहीदों को याद किया गया। वहीं शहीदों की कब्रों पर चादर और फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये रैली मतसुंग बस अड्डे से शुरू हुई, जो शहीदों की कब्रों तक चली। इस मौके पर बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। सभी के हाथों में पाकिस्तान विरोधी बैनर और तख्तियां थीं और सबकी जुबान पर पाकिस्तान से आज़ादी का नारा गूंज रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कट्टरपंथियों का टॉर्चर जारी है। इस बीच अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनने को मिली है। यूके की संसद में इस बात पर चिंता जताई गई कि बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता, ब्रिटिश संसद में गूंजा मुद्दा। यूनुस की कट्टरपंथी सरकार, अल्पसंख्यक हिंदुओं में हाहाकार। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जब से यूनुस सरकार बनी, तब से पूरी तरह कट्टरपंथियों का राज आ गया है। हिंदू परिवारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ और लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा है और यूनुस सरकार खामोशी से सब कुछ देख रही है। मगर इसकी गूंज अब ब्रिटेन में सुनाई पड़ रही है। ब्रिटिश संसद में अलायंस पार्टी के सांसद जिम शैनन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया और इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की। जिम शैनन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया तो सदन से भी भरोसा मिला कि इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश सरकार से बात हो रही है। दरअसल पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। आगे जरूर देखिए बात पते की। जी न्यूज़।